साल था 1975 जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। बहुत सारे अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया जाता है और इससे इतिहास का एक काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे, क्यों इसे किया गया और क्यों इसे इतना खौफनाक माना जाता है, आज की इस वीडियो में इस इवेंट को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, साल 1966 में जब उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो इंदिरा गांधी भारत की नई प्राइम मिनिस्टर बनती है और फिर अगले ही साल 1967 में हुए जनरल इलेक्शन में जीत के साथ जनता का विश्वास भी हासिल कर लेती है। भारत की गरीब जनता अपनी नई प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद लगाए बैठा था और इंदिरा गांधी भी गरीबी हटाने के बड़े बड़े वादे किए थे। साल 1967 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार भारत के 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर देती है ताकि इस बैंक के ब्रांच को छोटे छोटे शहरों और गाँव में भी खोला जा सके और इससे छोटे इंडस्ट्री गरीब किसान को बैंक से लोन लेने के लिए आसानी हो सके। लेकिन उस टाइम ग्राउंड लेवल पर करप्शन इतना ज्यादा था कि इंदिरा गांधी के इस फैसले से गरीबों को कोई फायदा नहीं मिल पाता। ऊपर से JRD टाटा और JD बिरला जैसे बड़े उद्योगपति इंदिरा गांधी की सरकार पर भड़क उठे थे क्योंकि उन लोगों ने इन प्राइवेट बैंक के शेयर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था जो कि अचानक डूब जाता। इन्हीं बैंक के शेयर होल्डर में से RC कूपर सरकार के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जहां उनकी जीत होती है और सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस फैसले को अनफेयर बताकर खारिज कर देती है। लेकिन इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मंजूर नहीं था और वो कोर्ट के खिलाफ जंग में उतर जाती है और अगले ही साल भारत के कानून में एक बदलाव कर देती है और कोर्ट के फैसले को पलट कर रख देती है और इस बदलाव को 25th अमेंडमेंट का नाम दिया था। इसके जरिए इंदिरा गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट की पावर को काफी कम कर देती है। इसके कुछ सालों बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी की टक्कर होती है जब प्रिवी पर्स का मामला कोर्ट में आता है। एक्चुअल में आजादी के टाइम भारत में सभी राज्यों को मिलाने के लिए भारत के लीडरों ने राजाओं और महाराजाओं को वादा किया था कि उनके परिवार को हर साल भारत सरकार की ओर से कुछ अमाउंट दिया जाएगा और इसे ही उस टाइम पर प्रिवी पर्स कहा जाता था। अब इंदिरा गांधी की सरकार इस प्रिवी पर्स के कानून को खत्म करना चाहती थी क्योंकि उनका मानना था कि अब राजाओं महाराजाओं को फ्री में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए उनकी सरकार एक बिल लेकर आती है लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से उनका बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। यहाँ पर भी अपनी बात मनवाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार अपनी दिमाग चलाती है और घोषणा कर देती है कि अब रूलिंग फैमिली यानी कि राजाओं महाराजाओं की फैमिली को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा, यानी कि अब से ना ही कोई रूलिंग फैमिली होगी और ना ही उन्हें प्रिवी पर्स देने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है जहां सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस मामले को गैर कानूनी डिक्लेयर कर देती है। लेकिन सरकार भी चुप कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने 1971 में भारत के कानून में 26th अमेंडमेंट किया जाता है जिसके जरिए प्रिवी पर्स को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर दिया जाता है और इसी साल देश में फिर से इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी ऐसे डिसीजन लेती है जिससे वो भारत पर कम्प्लीटली कंट्रोल जमा सके। इंदिरा गांधी राज्यों के लिए सिर्फ उन्हें ही चीफ मिनिस्टर का चुनाव लड़ने देती है जो उनके और उनकी फैमिली का सबसे ज्यादा करीबी हो ताकि वो राज्य सरकार को आसानी से अपने इशारों में नचा सके। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच वार भी होता है जिसमें भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा देती है। लेकिन दूसरी तरफ इस वार से भारत की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है जिससे भारत की महंगाई आसमान छूने लगती है और लोगों को लगता है कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने के वादे किए थे ये सब झूठे थे और क्योंकि इस टाइम कांग्रेस पूरे भारत की सत्ता को कंट्रोल कर रहे थे तो फिर इस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी जेब भरने के लिए करोड़ों के घोटाला कर रहे थे। 1974 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिम्मन भाई पटेल के ऊपर भी ऐसे ही घोटाला का आरोप लगता है जिसके बाद लोगों ने चिम्मन पटेल को सरकार से हटाने की मांग करने लगे। आंदोलन ज्यादा बढ़ जाने की वजह से गुजरात की कांग्रेस सरकार को गिरा देती है। इसी दौरान देश के दूसरे कोने में बिहार में भी करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और फिर ऐसे में जब बिहार के लोग देखते हैं कि गुजरात में आंदोलन की वजह से वहां की कांग्रेस सरकार को गिरा दिया गया तो फिर अब बिहार के लोगों में भी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर 1974 में ही बिहार के स्टूडेंट के द्वारा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है जिसे लीड करते हैं JP नारायण। इस मूवमेंट को JP मूवमेंट का नाम दिया था। इसमें आंदोलन
आंदोलन की मांग थी कि बिहार में भी कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी बिहार में कुछ भी कदम नहीं उठाती है। इंदिरा गांधी को डर था कि अगर वो हर राज्य की बात मानती रहे तो फिर देश से कांग्रेस का नामो निशान ही मिट जाएगा। इसीलिए इस बार पूरी शक्ति से चुनौतियों का सामना करती है और सारे प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल मूवमेंट कहकर संबोधित करती है। साल 1975 आते ही भारत की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। महंगाई आसमान छू रही थी और हर जगह सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की जा रही थी। मार्च 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आता है कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया जाए। असल में दोस्तों, पिछले 2 सालों से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस चल रहा था, जिसका फैसला उनके खिलाफ आ जाता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ इस केस को राजनारायण ने फाइल किया था, जो कि एक सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट थे और ये 1971 में इलेक्शन में इंदिरा गांधी के ओपोजिशन में खड़े हुए थे। राजनारायण का मानना था कि इंदिरा गांधी ने अवैध रूप से 1971 का इलेक्शन जीता था। इस बात को साबित करने के लिए राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ 14 बड़े क्राइम रिपोर्ट किए थे, लेकिन जांच होने पर इनमें से सिर्फ 2 क्राइम के लिए ही इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। जिन 2 क्राइम में इंदिरा गांधी को दोषी पाया जाता है वो क्राइम बेहद ही छोटे थे, जिनमें से पहला क्राइम था कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर इलेक्शन के टाइम पर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो कि चुनाव के नियमों के खिलाफ था। दूसरा क्राइम था कि उन्होंने यूपी सरकार की मदद लेकर अपने भाषण के लिए एक बहुत ऊंचा सा स्टेज बनाया था। ये दोनों ही क्राइम इतने बड़े नहीं थे कि एक प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से हटाया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से इंदिरा गांधी को पद से हटाने का फैसला आया था। इंदिरा गांधी इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज करती है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी इस बात का पूरा फायदा लेकर वे सड़कों पर उतर आए और डिमांड करने लगे कि इंदिरा गांधी को अपने पद से तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। इसी बीच बिहार के जेपी मूवमेंट भी अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर इंदिरा गांधी का विरोध करने लगते हैं। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की केस की सुनवाई होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि इंदिरा गांधी अगले 6 सालों तक इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कोर्ट की अगली सुनवाई तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेगी। इस फैसले पर अपोजिशन पार्टी के लोग भड़क उठते हैं और फिर से वे जोर शोर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अपने गद्दी जाते हुए देखकर बिना किसी देरी के इंदिरा गांधी भारतीय कानून के आर्टिकल 352 में लिखे एक लाइन का इस्तेमाल करते हुए पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर देती है। एक्चुअल में भारत कानून के आर्टिकल 352 में कि ये लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति भारत में उस वक्त इमरजेंसी घोषित कर सकती है जब भारत में युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस का खतरा हो। इंदिरा गांधी इसी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली से ये रिक्वेस्ट किए कि वे भारत में इमरजेंसी लागू कर दें। राष्ट्रपति भी उनकी मांग को मान लेता है और वो अगले ही दिन पूरे देश भर में इमरजेंसी लगा दिया जाता है। अब दोस्तों, इमरजेंसी का मतलब आप सबको पता है कि इसमें सारी पावर राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। सरकार जब चाहे तब किसी को भी जेल में डाल सकती है। इमरजेंसी अनाउंस होने के कुछ घंटे अंदर ही चरण सिंह, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी और JP नारायण जैसे कई ओपोजिशन पार्टी को अरेस्ट कर लिया जाता है और सरकार रात में सारे दिल्ली की बिजली काट देती है ताकि कोई भी न्यूज़पेपर में ये खबर न छप सके। इसके अगले सुबह इंदिरा गांधी अनाउंसमेंट करती है कि राष्ट्रपति के द्वारा देश में टेम्पररी इमरजेंसी लगा दी गई है और आने वाले 21 महीनों में भारत के लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसे आज भूला पाना नामुमकिन है। लोगों से उनके मूलभूत अधिकार छीनने के साथ साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इसे देखते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अंडरग्राउंड हो गए थे। कुछ नरेंद्र मोदी की तरह सिख का वेश धारण कर लेते हैं। RSS जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है और आने वाले इलेक्शन को डिले कर दिया जाता है। इसी वजह से चारों तरफ इंदिरा गांधी का डर सा फैल जाता है और अब उनके खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। उसके बाद भारत की बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी को सामूहिक नसबंदी करने की जिम्मेदारी देती है और 1 साल के अंदर ही 60 लाख से ज्यादा इंडियन को पकड़ कर उनको जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाती है। ये बात ज्यादा फैल नहीं पाए क्योंकि पूरे मीडिया को इंदिरा गांधी अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो दोस्तों, फाइनली 21 महीने के बाद 11 मार्च 1977 को जब सारा माहौल इंदिरा गांधी के कंट्रोल में था, तब उनके द्वारा इमरजेंसी को खत्म कर दिया जाता है और पॉलिटिकल लीडर्स को आजाद कर दिए जाते हैं और फिर फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी हार जाते हैं और जनता पार्टी पहली बार पावर में आती है। ये वही जनता पार्टी है जो बाद में अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनती है। अब सवाल
ये भी आता है कि जब सारी पावर इंदिरा गांधी के पास थी तब उन्होंने इमरजेंसी खत्म क्यों कर दिया और इलेक्शन क्यों करवाए। उस वक्त शायद इंदिरा गांधी को लगा होगा कि जनता उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो दोबारा आसानी से इलेक्शन जीत जाएगी और इमरजेंसी का दाग भी छूट जाएगा।